तो ये एक और ग्रीन थ्योरम की प्रॉब्लम देखते हैं। ग्रीन थ्योरम का एक प्रॉब्लम जो हमने पिछले बार देखा था उसमें समझने की कोशिश की थी कि अप्लाई कैसे करते हैं, ये क्लोज लाइन इंटीग्रल का मतलब क्या है, और उसको जब जो सेकंड वाली साइड है जिसमें ये वाली साइड जो लाइन इंटीग्रल जो इसके इक्विवेलेंट होती है उस वाली साइड में इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो उसी कड़ी में एक और वाला इंटीग्रेशन देखते हैं ज़रा। तो इसमें जो बोला है इवेल्युएट दिस लाइन इंटीग्रल, ये वाला लाइन इंटीग्रल इवेल्युएट करना है जो क्लोज लाइन इंटीग्रल है, ठीक है। और क्लोज लाइन इंटीग्रल है तो ये वाला जो कर्व है ना, क्लोज कर्व, वो उस रीजन को बाउंड कर रहा है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स और वाई इक्वल टू एक्स के द्वारा जो कवर्ड एरिया है उसको बाउंड कर रहा है। तो पहले तो वो एरिया देखते हैं कैसे आता है, और एरिया देखने के बाद में उसकी बाउंड्री डिसाइड करेंगे कि सी जो है वो कौन सी बाउंड्री फॉर्म करता है उसकी। तो ये वाला एरिया पहले ड्रॉ कर लेते हैं एक बार। तो ये वाला एरिया ड्रॉ करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये जो है वो इस तरह का पैराबोला होता है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax इस तरह का पैराबोला, ठीक है। कंप्लीट ड्रॉ करोगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x की कोई कंडीशन नहीं दे रखी है कि x ग्रेटर देन वाई लेस देन एक्स लेस देन वाई ग्रेटर देन, है ना। तो ये पूरा वाला ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब जो है ये और ये दोनों का बाउंडेड होना चाहिए, तो ये और ये दोनों का बाउंडेड होना चाहिए। तो y इक्वल टू एक्स जो है वो अगर यहाँ पे बोल रहा है कि एरिया इनक्लोज्ड है तो यहाँ पे कट कर रहा होगा इसको, वाई स्क्वायर एक्स और वाई इक्वल टू एक्स जो है इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एक दूसरे को। लेकिन हम यहाँ से देखो वाई इक्वल टू एक्स हम यहाँ ड्रॉ करें ना तो हम सीधा नहीं बता सकते कि ये कट करेगा कि नहीं करेगा, पहले इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। हो सकता है वाई इक्वल टू एक्स जो है वो ऐसे निकल रहा हो। अब कट करने के लिए तो वाई इक्वल टू एक्स इसके अंदर से जाना चाहिए ना, यहाँ कहीं कट करे और कट करने के बाद उन दोनों के बीच में बाउंडेड एरिया आएगा। लेकिन हम ड्रॉ करके तो नहीं बता सकते ना ये कट करेगा कि क्या करेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एक बार इक्वेशन सोल्व करते हैं। अगर इक्वेशन सोल्व करेंगे उसके रियल सोल्यूशन आए तो ये कट कर रहा है, नहीं तो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या होगा, y इक्वल टू एक्स पुट कर दो, उसमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 0 पे एक तो कट कर रहा है और x इक्वल टू 1 पे एक तो कट कर रहा है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 तो यही है, ठीक है। तो x इक्वल टू 0 पे तो ये लाइन, ये पैराबोला भी टच कर रहा है और ये लाइन भी जा रही है, तो यहाँ तो कट कर रहा है। एक ही x इक्वल टू 1 पे भी कट कर रहा है, तो x इक्वल टू 1 जो है यहाँ कहीं होगा x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे कट कर रहा है तो वहाँ पे y कितना होगा, y भी 1 होगा। तो ये मान लेते हैं x इक्वल टू 1 है, तो इस पॉइंट पे x जब यहाँ पे 1 है तो y भी 1 है। तो ये लाइन जो है y इक्वल टू एक्स वो कुछ इस तरीके से जाएगी, ठीक है। और फिर ये वाली लाइन जो है ये आगे चली जाएगी थर्ड क्वाड्रेंट में, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में ये थोड़ी पैराबोला है, ये तो फर्स्ट और फोर्थ में है। तो इसका मतलब ये जो रीजन बाउंडेड होगा इन ये वाला लाइन और ये कर्व के द्वारा, वो ये वाला रीजन बाउंडेड होगा, ठीक है। और इसका ये वाला पॉइंट होगा 1,1। तो ये वाला रीजन बाउंडेड। अब ये बोल रहा है कि जो क्लोज लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट कर रहे हैं ना उसमें जो सी है वो इस रीजन का जो बाउंड्री लाइन है ना, वो बाउंड्री जो है वो फॉर्म कर रहा है। तो बाउंड्री फॉर्म करने के लिए सी कौन कौन सा इक्वेशन होगा, सी कौन कौन सा होगा, एक तो ये C1 होगा, और C1 यहाँ जाने के बाद में ये वाला, क्योंकि ये पूरा एरिया बाउंडेड है ना, और ये बाउंड्री, तो इसकी बाउंड्री कौन कौन सी, एक तो y इक्वल टू एक्स है और ये पैराबोला है, ठीक है। तो एक ये C2 होगा। और हमको जो इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं उसमें ओरिएंटेशन एंटी क्लॉकवाइज लेना है, अनलेस अदरवाइज, मतलब हमको ऑलरेडी बोला नहीं गया हो कि इसको क्लॉकवाइज लेना है। तो ये वाला इंटीग्रेशन अब जरा कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रीन्स थ्योरम क्या बोलती है कि कोई भी क्लोज लाइन इंटीग्रल इस तरह का, कोई भी क्लोज लाइन इंटीग्रल जिसमें f और g ये दोनों इंटीग्रल जो है, मतलब ये वाले जो दोनों जो है वो कंटिन्यूस है और इन दोनों का फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव भी कंटिन्यूस हो, मतलब f और g कंटिन्यूस है और साथ में इनका फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, मतलब डेल f अपॉन डेल y और डेल जी वाई डेल x, y के साथ में जो है उसका x के रिस्पेक्ट में और जो x के साथ में उसका y के रिस्पेक्ट में जो है पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस है। अगर वो कंडीशन सेटिस्फाइड है और साथ में c जो है वो स्मूथ कर्व होना चाहिए। स्मूथ मतलब रेगुलर स्मूथ भी हो सकता है और पीस वाइज स्मूथ भी हो सकता है। जैसे ये वाला है, ये वाला क्या है, जैसे रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या है, पीस वाइज स्मूथ है, यहाँ से यहाँ तक स्मूथ है, यहाँ से यहाँ तक स्मूथ है, यहाँ से, लेकिन कॉर्नर्स पे स्मूथ नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल नहीं है। स्मूथनेस का मतलब डिफरेंशिएबल से है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सी है वो पीस वाइज स्मूथ है, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये वाला पीस और यहाँ से आया ये वाला पीस। अब ये पीस वाइज स्मूथ है कि मतलब रेगुलर स्मूथ है, वो देखने के लिए हमको 1 इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना पड़ेगा वैसे तो, लेकिन उससे हमें मतलब नहीं, क्यों, क्योंकि हमारे हिसाब से पीस वाइज स्मूथ हो चाहे रेगुलरली स्मूथ हो उससे कोई वो नहीं है। हमारे पास सी जो है वो क्लोज्ड होना चाहिए बस।
तो क्लोज्ड है तो ये वाला लाइन इंटीग्रल जो है वो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। यही तो बोलती है ग्रीन थ्योरम कि जो y के रिस्पेक्ट में है उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल माइनस जो x के रिस्पेक्ट में है उसका y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, और साथ में ये वाला डबल इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किस रीजन पे? इस रीजन R पे, मतलब वो वाला लाइन इंटीग्रल आप इस डबल इंटीग्रल से भी कैलकुलेट कर सकते हो। C जहाँ पे C जिस एरिया को बाउंड कर रखा है वो वाला R है। ठीक है, मतलब R जो है ये वाला रीजन है जो C से बाउंडेड है। तो यही 3-4 चीज़ें देखनी है बस ये अप्लाई करने से पहले। तो यहाँ पे देखो f और g क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो मान लो इसका ये y के साथ में इसका x के रिस्पेक्ट में करोगे तो जीरो, वो तो उसका मतलब ये वाला कंटिन्यूस है, ये वाला भी कंटिन्यूस है, इनका डेरिवेटिव जो है वो भी एक का जीरो है एक का पोलिनोमियल, मतलब ये दोनों पोलिनोमियल है तो इनका डेरिवेटिव भी पोलिनोमियल आएगा और वो हमेशा कंटिन्यूस है। ठीक है, तो पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस है तो y के रिस्पेक्ट में जो है उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल करोगे तो क्या आएगा, डेल जी वाई। अच्छा, इसमें लिख लेता हूँ पूरा थोड़ा कि g जो है वो वाई स्क्वायर है और f जो है वो एक्स स्क्वायर वाई है, तो इसमें डेल जी बाई डेल वाई चाहिए। डेल जी बाई डेल वाई क्या है, ज़ीरो, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स चाहिए, और डेल जी बाई डेल एक्स चाहिए, सॉरी, जो y के रिस्पेक्ट में उसका x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल चाहिए। तो y है यहाँ, तो x तो है नहीं तो उसका जीरो, यहाँ पे चाहिए हमें y के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, ये वाला दोनों वैल्यू इस इंटीग्रल में रख दो। ठीक है, तो ये हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं ये राइट हैंड साइड कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो राइट हैंड साइड कैलकुलेट करें तो ये डबल इंटीग्रल और इसके साथ में डेल जी बाई डेल एक्स कितना है, जीरो, डेल अपॉन डेल वाई कितना है ये, तो माइनस का एक्स स्क्वायर, ये डी एक्स डी वाई, ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना। अब इस पर रीजन, इस इंटीग्रल पे जो लिमिट लगानी है वो यहाँ से लगानी है। ठीक है, एक्स और वाई की लिमिट, जैसे यहाँ पे इंटीग्रेशन का ऑर्डर एक्स और वाई लिया है तो पहले एक्स की लिमिट लगाओगे, तो एक्स की लिमिट जो है वो हम मान लेते हैं, एक्स की लिमिट जो है वो हम लगा रहे हैं 0 से 1 के बीच में, नहीं एक्स की लिमिट जो है, एक्स हमने अंदर में लिया ना तो इसकी लिमिट जो है वो वेरिएबल की फॉर्म में लगानी पड़ेगी। ठीक है, और ये वाली लिमिट जो है वाई की लिमिट वो हम ले रहे हैं 0 से, हम क्या कर रहे हैं वो 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं वाई का लिमिट, तो ये ऑर्डर भी, हाँ ऑर्डर ठीक है। अब एक्स का लिमिट जो लगाएंगे, एक्स का लिमिट कहाँ से लगाएंगे, ये वाला इक्वेशन जो है ये क्या है, वाई इक्वल टू एक्स, और ये वाला इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, मतलब एक तो जो है y इक्वल टू एक्स है और एक है वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो y क्या होगा, y का लिमिट देखो, x का लिमिट, y का लिमिट हमने ले लिया 0 से 1 के बीच में, अब x का लिमिट इधर से इधर लेना है, x का लिमिट, x का लिमिट जो x कहाँ से कहाँ तक, x जो है x का लिमिट वेरिएबल लगेगा। ठीक है, तो ये वाई स्क्वायर वाले करो से y इक्वल टू एक्स वाले करो के बीच में होगा। ठीक है, तो x का लिमिट यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक होगा, वाई स्क्वायर से y के बीच में। ठीक है, x यहाँ पे इस वाले एरिया से लग रहा है ना, वाई स्क्वायर पैराबोला से लाइन की तरफ में लगेगा। ठीक है, पैराबोला से लाइन की तरफ में लगेगा तो ये वाला लिमिट लगेगा इसका। ठीक है, अब ये वाला इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो ये 0 से 1 और ये माइनस का एक्स स्क्वायर डी एक्स है तो माइनस का 1/3 और ये एक्स क्यूब, तो ये क्या होगा, वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर का क्यूब टाइम्स डी वाई। ठीक है ना, माइनस का 1/3 इसके साथ में होगा y4 माइनस ये, अरे सॉरी y4/4 नहीं, इंटीग्रल तो हमने कर लिया ना, x³/3 किया ना। अब y का लिमिट, अच्छा हाँ वहाँ पे y का इंटीग्रल भी कैलकुलेट करने का, तो ये आ गया y4/4 माइनस यहाँ पे y का पावर कितना है 6, तो ये कितना होगा y का पावर 7/7, x की पावर n का इंटीग्रल क्या होता है, ठीक है वही वाला 0 से 1, तो ये कितना होगा माइनस का 1/3 टाइम्स 1/4 माइनस 1/7, दूसरी वाली लिमिट लगाओगे तो 0 0 हो जाएगी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 1/3 टाइम्स 7 माइनस 4/28, तो ये कितना होगा माइनस का 1/28। ठीक है, तो इसका राइट हैंड साइड ये वाला कैलकुलेट किए हैं, तो राइट हैंड साइड ये वाला निकल के आया है, तो राइट हैंड साइड मतलब ये वाली साइड, हमने बोला कि ये लाइन इंटीग्रल जो है वो इस वाले से कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन लाइन इंटीग्रल की हेल्प से भी तो कैलकुलेट हो सकता है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो भी माइनस 1/28 आना चाहिए। ठीक है, तो इसका एक बार लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट कर लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हम इस एरिया में कैलकुलेट कर लेते हैं एक बार।
इसका लेफ्ट हैंड साइड जब कैलकुलेट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो सीधा लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है ये वाला, तो ये वाला लाइन इंटीग्रल कैलकुलेट करना है। तो जो लाइन इंटीग्रल सी होगा उसको मान ले रहे हैं एफ और ये जी है ना, तो ये जो एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई जो होगा ये वाला लाइन इंटीग्रल होगा इस वाले लाइन के अलोंग, इस वाले करो के अलोंग इंटीग्रल, इस वाले करो के अलोंग इंटीग्रल। तो C1 के अलोंग एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई प्लस इंटीग्रल C2 के अलोंग एफ डी एक्स प्लस जी डी वाई। तो पहले ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करते हैं अलोंग C1। तो अलोंग C1 अगर हम देखें तो अलोंग C1 क्या है, y इक्वल टू क्या है x, y इक्वल टू x है तो ये इंटीग्रल C1 एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इस वाले इंटीग्रल को क्लोज नहीं है ये अभी है ना, ठीक है, क्योंकि ये वाले लाइन पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स उसमें रख दो, ठीक है। तो y इक्वल टू एक्स रखेंगे तो क्या होगा एक्स क्यूब डी एक्स, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर वाला तो ठीक है, इसको तो रखने की जरूरत नहीं। इसको मान लो रिप्लेस भी करेंगे तो y इक्वल टू एक्स है तो ये सेम ही जो है एक्स स्क्वायर डी एक्स आएगा, ठीक है। तो इसको लिख दो एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक वेरिएबल में लिया हो, अगर एक वेरिएबल नहीं तो y की लिमिट अलग से लगानी पड़ेगी, उससे भी कोई इश्यू नहीं है क्योंकि यहाँ पे तो वेरिएबल x और y का मिक्सिंग नहीं है ना। तो ये वाला इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे। अब ये वाले इंटीग्रल में लिमिट लगानी है x की, तो x कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है, इसमें 0 से 1 के बीच में वेरी हो रहा है, ठीक है। तो x कहाँ से कहाँ होगा 0 से 1 के बीच में, x 0 से 1 के बीच में वेरी हो रहा है तो ये x4/4 प्लस एक्स क्यूब बाई क्यूब, और ये लिमिट हो गया 0 से 1, तो ये कितना होगा 1/4 प्लस 1/3 7/12। हाँ ठीक है, ये वाली तो होगी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब इसका ये वाला C2 भी कैलकुलेट करेंगे। तो अलोंग C2 जब कैलकुलेट करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे अलोंग C2। तो अलोंग C2 अगर हम देखें तो वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है x, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है ना, ये वाले पैराबोला के अलोंग आ रहा है C2, ठीक है। तो पैराबोला के अलोंग आ रहा है, तो अब इसमें ये जो इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे ये वाला, तो एक्स स्क्वायर वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, वाई स्क्वायर डी वाई, इस वाले को तो छेड़ना नहीं है, ठीक है। अब इस वाले के अंदर या तो x को हटा दो या तो y को हटा दो, क्योंकि एक वेरिएबल में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो y स्क्वायर है यहाँ पे और x को हटाना आसान है, x को मान लो यहाँ डालेंगे तो x क्या होगा, x स्क्वायर क्या होगा y की पावर 4 और y की पावर 4 और ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इंटीग्रल जो है इसको मॉडिफाई करेंगे आगे, तो ये इंटीग्रल बनेगा एक्स स्क्वायर क्या होगा y की पावर 4 डॉट y और dx कितना होगा 2y dy प्लस ये वाला इंटीग्रल कितना है वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसमें लगाना है हमको y का लिमिट, ठीक है। तो y का लिमिट जो, अब देखो ये ग्राफ का ओरिएंटेशन जो है ना, इसका इधर से इधर था तो 0 से 1 लिमिट लगाई, इसका इधर से इधर है, और y जो है वो देखो 1 से 0 के बीच में वेरी हो रहा है इस एरिया के अंदर, तो इसका लिमिट जो लगेगा वो 1 से 0 के बीच में लगेगा, ठीक है। तो ये 4 और 2 6 हो गया, 2y की पावर 6 डी वाई प्लस वाई स्क्वायर डी वाई का माइंडली इंटीग्रेशन जो है 1 से 0 के बीच में कैलकुलेट कर लो इसको। तो दोनों इंटीग्रेशन को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 2/7 y की पावर 7, इसका 1 से 0 के बीच में प्लस 1/3 और y क्यूब, और इसका भी 1 से 0 के बीच में, तो 2/7 और इसका 1 से 0 के बीच में करेंगे तो ये नेगेटिव, ठीक है ना, ये -1 आएगा, प्लस 1/3 इसके बीच में भी -1, तो ये कितना होगा माइनस का 2/7 माइनस का 1/3, तो ये कितना बना 6 और 7 और 6 13 21, ठीक है। अब देखो वो वाला आया था, पहला वाला इंटीग्रल आया था 7/12 और ये वाला ये आया, तो कंप्लीट इंटीग्रल जो होगा, कंप्लीट इंटीग्रल ये वाला वो C1 और C2 का इंटीग्रेशन मतलब सम होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा टोटल इंटीग्रल होगा 7/12 माइनस 13/21। तो इसको कैलकुलेट कर लो ज़रा एक बार, तो इसको करेंगे तो 7 ये 147 माइनस
ये 13 को 12 से मल्टीप्लाई कर लो, 156, ठीक है, डिवाइड बाई ये 21 और 12, 252, कितना हो, 6 और 3 9, तो माइनस का 9/252। अब ये कट रहा है क्या, देखो ज़रा, हाँ ठीक है कट रहा है। 1 डिवाइड बाई ये बार कितना बार कटा, 2 बार, तो कितना बचा, 6 7 और 8। तो ये वाला साइड देखो, ये फाइनल इंटीग्रल जो आया, ये है फाइनल आंसर। तो फाइनल आंसर जो आएगा वो वाला देखो, राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी दोनों सेम थी। तो इसी को बोलते हैं ग्रीन्स थ्योरम को वेरीफाई करना, ठीक है। तो ग्रीन थ्योरम को वेरीफाई करने का मतलब आपको वो दोनों वाली साइड कैलकुलेट करनी होती है। पहले तो ग्रीन थ्योरम है क्या वो एक्सप्लेन कर देना, और साथ में ये वाला, ठीक है। तो ये वाला एक क्वेश्चन था आसान सा। अब गेट में ग्रीन थ्योरम पे है ना बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं, और जिनमें है ना बस इतना सा पेन चलाना है आपको, मतलब 2 लाइन पेन चलानी है। गेट में जितना भी जो है वेक्टर कैलकुलस, मैथ्स या आपके कोर सब्जेक्ट का जितना भी क्वेश्चन आता है, उसमें कुछ एक क्वेश्चन को छोड़ के मतलब 5-4 क्वेश्चन होंगे ऐसे जिनमें थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होता है। बाकी क्वेश्चंस के अंदर हमको जो है वो ज़्यादा पेन चलाने की ज़रूरत नहीं होती है ना, ये प्योर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं सारे। तो गेट के PYQ लेके आऊँगा तो देखना वो 1-1 2-2 लाइन में सोल्व हो जाएंगे। उन्हीं को वो उन्होंने वहाँ पे आंसर मांगा हुआ है, लेकिन हम जो है वो ग्रीन थ्योरम से उनको करके वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक ये वाला इंटीग्रल है ग्रीन थ्योरम के, और अच्छे से प्रॉब्लम कोई मिलेगा तो और अच्छा सा लेके आऊँगा। गेट की प्रॉब्लम ग्रीन थ्योरम की बहुत अच्छी है, लेकिन उनमें जो है F और G जो इधर कॉम्प्लिकेटेड नहीं दिया हुआ है। कई सारी और बुक्स में कई अच्छे क्वेश्चन है जिनमें, जैसे मान लो UPSC का ऑप्शनल आता है, उसमें जो ग्रीन थ्योरम को वेरिफिकेशन क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे अच्छा खासा फंक्शन दिया हुआ होता है, और अच्छा खासा फंक्शन दिया होता है। तो ये दोनों कैलकुलेट करो तो x और y का मिक्स आएगा, तो उसमें कैलकुलेशन लंबी बनेगी थोड़ी, लेकिन वहाँ क्वेश्चन भी जो है 10 मार्क्स 15 मार्क्स 20 मार्क्स ऐसे आता है। तो वो जो है वो जेन्युइन है, मतलब एक्सप्लेन वो वैलिड भी है कि इतना बड़ा फंक्शन दिया है, और 20 मार्क्स का पूछ रहे हैं तो कैलकुलेशन तो थोड़ी करनी ही पड़ेगी। लेकिन गेट वाले क्वेश्चन थोड़े वो सारे इंटरेस्टिंग है बहुत, उनमें अच्छा यहाँ पे फंक्शन दिया हो, ये या तो कांस्टेंट में बदल जाते हैं, या तो 1 + 2x 2x + 1, कभी स्क्वायर तो बहुत रेयरली आता है वहाँ पे, क्योंकि स्क्वायर आने पे भी इंटीग्रेशन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, ये वाले वीडियो में आज के लिए काफ़ी।